बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है, रियली क्विकली अबाउट द स्लाइड्स जो आपके साथ अब दोबारा शेयर होंगी। सो ट्रांसफॉर्मर्स की स्लाइड्स मैं कंटिन्यूअसली अपडेट करता जा रहा हूँ बेस्ड ऑन व्हाटएवर आई हैव बीन कवरिंग इन द क्लास। सो पिछली क्लास तक जो कुछ कवर हुआ था उसकी बेस के ऊपर आई हैव जस्ट एडेड वन लिटिल बिट ऑफ कलर कोडिंग। हमारा जितना भी मैथमेटिक्स फॉर द ट्रांसफॉर्मर वाली डिस्कशन थी ऑफ द इनकोडर एंड डिकोडर, अब उसके दो हिस्से बन गए थे। एक तो था कि हाउ द सीक्वेंस प्रोग्रेसेस, यानी किस तरह से आपका एक टोकन आता है और उसके बाद वो सारी स्टेजेस में से गुजरता है कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ हूं और उसके बाद एंड सो ऑन। तो मैंने कुछ स्लाइड्स को ब्लू बैकग्राउंड का कर दिया है। द ब्लू बैकग्राउंड स्लाइड्स आर जस्ट द सीक्वेंस कि किस तरतीब में काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टोकन एम्बेडिंग्स हैं या पोजिशनल एनकोडिंग है, एंड देन देर आर दीज व्हाइट बैकग्राउंड स्लाइड्स which are just explanations, more details. Sometimes their intuition कि यहाँ हो क्या रहा है, इसके बारे में सोचना क्या है. Sometimes it's a mathematical detail, like for example positional encoding के केस में there's a lot of mathematical detail जो हमने कवर की थी. ये सारी by the way मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। तो जब आपको ये स्लाइड्स अब नई वाली मिलेंगी तो आपको इसके अंदर वो सारा चीजें जो हमने क्लास में डिस्कस की थी लेकिन उस वक्त स्लाइड्स में नहीं थी, वो अब सब स्लाइड्स में आ गई हैं। सो दिस विल हेल्प यू बोथ प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम एज वेल एज आई डोंट नो प्रिपेयरिंग फॉर योर लाइफ जब आपने ट्रांसफॉर्मर्स वाकई यूज करने हैं। सो जस्ट गोइंग ओवर देम। मैं कुछ भी इसमें से कवर नहीं कर रहा, ये सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें मालूम है। कुछ जगहों पे मैंने वीडियोस भी इसमें ऐड कर दी हैं, तो मैं स्लाइड्स और मुझे मे बी हलीमा याद करा देंगी या आप लोगों में से कोई बाद में याद करा देंगे कि इस दफा जो स्लाइड्स हैं आपको खाली मैं पीडीएफ नहीं दूंगा बल्कि उसका पावर पॉइंट स्लाइड शो भी दूंगा ताकि आप वीडियोस प्ले कर सकें, उसके अंदर एनिमेशन और वीडियोस जो हैं वो आप प्ले कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये एक वीडियो है फ्रॉम दिस सोर्स। दिस इज अ नाइस वीडियो विच शोज लाइक मल्टी हेडेड अटेंशन कि किस तरह से आपके मल्टीपल अटेंशन हेड्स कैलकुलेट होते हैं। आई ऑल्सो रिकमेंड दैट यू गो टू द ओरिजिनल वेबसाइट। दिस इज अ नाइस पेज विच डिस्कसेस ट्रांसफॉर्मर्स, लेकिन दिस इज अ really nice video which like goes over the multiple heads and then multiplies it with the weight matrix to calculate the multi-headed vector जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। तो इस तरह की चीजें थ्रू आउट द डिस्कशन आपको मिल जाएंगी। और ये हर एक के लिए बाय द वे, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि when you do this layer normalization there are easier ways of doing this. So essentially you just आप वेक्टर लेके उसमें से उसका मीन माइनस कर रहे हैं और फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर। ये इसका सिंपलर वे ऑफ थिंकिंग है, ये इसका फुल फॉर्मूला है जिसके अंदर सारे के सारे आपके पास वेरिएबल्स आ गए हैं जिससे आप यू हैव दिस फाइन कंट्रोल ऑन द लेयर नॉर्मलाइजेशन। जी। ओके, सो उसके लिए फिर अब आपको मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में ना, ये कवर किया है हमने, कोशिश तो की है इसकी इंट्यूशन भी डेवलप करने की। बट फील फ्री टू ड्रॉप बाय इन माय ऑफिस आवर्स, वी कैन हैव अ वेरी डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस। सो बाय द वे मेरे ऑफिस आवर्स अब नॉर्मल टाइम्स पे प्री रमजान टाइम से वापस चले गए। सो दीज आर ऑन वेडनेसडेज 5:15 टू 6:15 पीएम। सो ऐसे टाइम पर जिसमें होपफुली आपकी क्लासेस नहीं हो रही, आई नो देयर विल बी सम क्लैशेस, वो मुझसे अलग से बात करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इसेंशली एक नए टॉपिक पर है, जिसको हमने काफी पहले थोड़ा सा टच किया था। जब पहली दफा टच किया था इस टॉपिक को तो सब लोग कंफ्यूज हो गए थे। इस वजह से उसके बाद मैंने दोबारा हाथ नहीं लगाया इस टॉपिक को। अब जबकि हम, इज द माइक वर्किंग? नॉट वर्किंग। हेलो हेलो, मेरे ख्याल में मसला इसमें दोबारा वही हुआ है। थैंक यू। All right, so I'll scream until that happens. But I have finite amount of bandwidth in my vocal cords क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब हुआ हुआ है। जी बुला लीजिए क्योंकि माइक नहीं चल रहा है, ये मेरी आवाज है जो जा रही है। ऑल राइट, सो हमने इससे पहले अब तक जितनी डिस्कशन की है ट्रांसफॉर्मर की, वो सारी डिस्कशन है ट्रांसफॉर्मर को रन करने की जब हम इसको ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द डिकोडर। The way we have done the decoding, it is just next token prediction decoding. आप हमेशा एक अगला टोकन प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ओके, सो यस, सो डिकोडर के बारे में हमने जो डिकोडिंग की बात अब तक की थी वो सारी डिस्कशन थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि वी कैन डू डिकोडिंग इन टू डिफरेंट वेज। वन, द प्लेन ओल्ड नॉन क्रिएटिव वे where you're just predicting the next highest probability token. And this is exactly what we do when we're training the transformer. So हमारा गोल ये होता है कि हम actual next token predict कर रहे होते हैं for a source text जिसके ऊपर हम self supervised manner में train कर रहे हैं अपने मॉडल को। But when you want to run the transformer for actual inference, like when you're talking to your chat GPT, उस वक्त तक जब आप इससे बात कर रहे हैं, उस वक्त आपका मकसद ये नहीं है कि ये आपको हमेशा एक
semi-deterministic, non-creative output दे. In fact, you want to be able to sample your trained model in a bunch of different ways. अब ये बात आपने थोड़ी सी समझनी है कि इसका मतलब क्या है ताकि यहाँ पे कोई confusion पैदा ना हो. So one thing is running the transformer when you already have a big text corpus. आपने अपने ट्रांसफॉर्मर को उसका फर्स्ट टोकन दिया और प्रिडिक्ट करवाया कि नेक्स्ट टोकन क्या है. उसने नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट किया, गलत था या सही था, उसकी बेस के ऊपर बैक प्रोपेगेशन हुई, वेट्स अपडेट हुए, ऑटो रिग्रेसिवली इसने उस करेक्ट टोकन को आगे मूव किया और आगे मूव करने के बाद सेक्सो टीचर फोर्सिंग के साथ आप इसको ट्रेन कर रहे हैं. दैट्स वन वे ऑफ वर्किंग विद योर ट्रांसफॉर्मर. दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू आर ट्रेनिंग इट, और इसको हम अभी थोड़ी देर में आगे नाम भी देंगे कि दिस इज कॉल्ड द प्री ट्रेनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. But when you're running the transformer for inference, you can have competing requirements. So अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं. So the test time inference sampling strategies. Okay. So the test time inference is the process of using a trained model to generate predictions on new unseen data. तो अब आपके पास कोई reference text नहीं है. जब आप अपने चैट जीपीटी से बात करते हैं तो कोई reference text नहीं होता कि सही जवाब क्या है. You're talking to it and you want a response. आपने उससे एक essay लिखवाना है, एक ईमेल लिखवानी है, कोई सवाल का जवाब लेना है, चैट करनी है, whatever करना है. इस मौके के ऊपर either you could be really interested in a very precise response, like for example for a mathematical task you don't want it to be very creative, you just want it to be very precise and correct, or you could be looking for a very creative response. You don't want just the same response again and again and again, because remember, अगर हम खाली next token prediction based on highest probability candidate करेंगे तो वो हमेशा same होगा in a particular context. So it's going to always give you the same answer in a particular context. So that's not very creative. In fact, it's very boring जब उस तरह की output आप देखते हैं. So therefore, we need to be able to control the model creativity, the model precision, and some other characteristics जिसमें फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो हम फाइन ट्यूनिंग के बाद जाएंगे, जिसके अंदर आपके मॉडल को उस वक्त कंप्यूट की कितनी जरूरत पड़ रही है, वो कितना टाइम एफिशिएंट और स्पेस एफिशिएंट है, क्या कुछ उसको साथ लेकर चलना पड़ रहा है. ये सारी की सारी चीजें हमारे इस पॉइंट के ऊपर जरूरी हो सकती हैं. सो इनमें से कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं. सो द मॉडल इनमें से किसी भी रिक्वायरमेंट्स पे फिट करने की उसे जरूरत पड़ सकती है. द प्रिसीजन ऑफ रिस्पॉन्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर मैथमेटिकल या कोडिंग टास्क. The creativity of response, for example, for creative writing tasks, the timeliness of response, for example, real-time communication and decision-making tasks, जहाँ पे फौरन जवाब चाहिए आपको, आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते. So now, again, hopefully you guys are keeping up with whatever latest models are being available to you, और अब आप इतना कुछ जानते हैं कि you're also able to follow the papers, at least to a certain extent. और आगे आगे जब हम सब कुछ complete कर लेंगे तो then you'll be able to completely follow those papers. So you should be hopefully following around the discussion of reasoning models and mixture of experts and all of those things even before we cover those things in the class. Okay, and then efficiency of response. For example, limited compute है आपके पास, आप IoT devices के ऊपर इस काम को करना चाह रहे हैं, local deployments on mobile devices करना चाह रहे हैं, उस केस में जो requirements होंगी वो उससे बहुत मुख्तलिफ होंगी, जो for example एक GPU based cluster आपके पास मौजूद है जिसके ऊपर आप ये सब काम करवा रहे हैं. ठीक है. So अभी हम फोकस करने लगे हैं खाली पहली दो चीजों के ऊपर, precision और creativity के ऊपर. We're gonna look at a bunch of techniques which allow us to sample our trained model, and we'll see what that even means. What does sampling a trained model means? Okay, so the first one, the first technique is the one जो आप अब तक देखते आए हैं. Now let's give it a name. This one is known as greedy sampling या greedy decoding. What that means is that at every step you just compute, you just find out the token which has the highest probability. So the highest probability continuation, and you just output that. Okay, that's known as greedy decoding. So हर step के ऊपर the model picks the token with the highest probability. It's the simplest strategy, computationally inexpensive भी है. However, as we can see, it's myopic. ये कोई बहुत आगे तक नहीं देख रहा, ना पीछे के context को दोबारा बार बार देख रहा है. ये हमेशा सिर्फ localized best decision कर रहा है, local next best token predict कर रहा है. और अगेन जब नेक्स्ट बेस्ट कह रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि पूरा सीक्वेंस बेस्ट है, सिर्फ अगला टोकन इस सिनेरियो में सबसे बेस्ट है, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टोकन. ओके, इफ आई वर टू आस्क यू टू राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दिस, आई डोंट नो, गिव इट 60 सेकंड्स ऑफ थॉट कि ये है क्या, हाउ वुड यू राइट इट मैथमेटिकली. ग्रीडी डिकोडिंग को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इनफैक्ट ट्राई इट, टेक 60 seconds, write out greedy decoding mathematically. What does it mean? ये हम कर चुके हैं बाय द वे ऑलरेडी, आपने सिर्फ सोचना है कि ये है कौन सा वाला हिस्सा.
सो डिकोडर प्रिडिक्शन करता कैसे है? डिकोडर की आखिरी स्टेजेस के ऊपर एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ है, जिसको इनपुट के अंदर वो सीक्वेंस मिला है, अगर हम पूरा ट्रांसफार्मर एज्यूम कर रहे हैं, जो कि अभी क्रॉस अटेंशन से होकर आया है। सो सेल्फ अटेंशन डिकोडर हो चुकी है, मास सेल्फ अटेंशन थी, उसके बाद उसने क्रॉस अटेंशन की है, क्रॉस अटेंशन के बाद जो आउटपुट आई है उसके ऊपर अब वो फर्दर थिंक कर रहा है थ्रू द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। उस फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के आखिर में वो क्या देता है आपको? पहले स्कोर्स देता है, पूरी प्रोबेबिलिटी के पूरी वोकैबुलरी के हर टोकन के लिए वो एक स्कोर निकालता है। उसके बाद आप उसे सॉफ्ट मैक्स करते हैं, सो यू हैव द सॉफ्ट मैक्स स्कोर्स over the entire vocabulary, and now what? You choose the highest probability. So essentially it's just this. So your pi, so the probability distribution given the logits z typically produced by a softmax layer, compute the probabilities. तो आपके पास ये e zi over summation over all vocabulary zj आपने ये निकाल लिए, so softmax ने ये बना दिया, and then you simply do your argmax over these pis. आपने सिर्फ highest वाले को पिक कर लिया और उसको आउटपुट कर दिया। ठीक है, इस बेसिक फ्रेमवर्क को यूज करके हम इससे अगली स्ट्रेटजीज निकालेंगे। अच्छा, if I were to introduce some fair sampling into this, which has a chance of making this। अच्छा, अब इसमें पहले तो प्रॉब्लम देखें ना, प्रॉब्लम है क्या? अगर मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट है, द कैट sat dash, if this is the only context that I have, then there will be only one possible continuation for this always। जितनी मर्तबा उसको ये कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, वो हमेशा सेम वर्ड को ही या सेम टोकन को ही जितवाएगा। That's the problem with this. Okay. If this is the problem with it, then how come we still have this method in there as one of the inference time output strategies? Well, यहाँ पे हमारी एक होप आ जाती है कि जब आप लैंग्वेज सीक्वेंसेस को लंबा करते जाते हैं, उनके अंदर एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम होती चली जाती है। यानी मैं एक नया ऐसे लिख रहा हूं या एक नई चीज लिख रहा हूं, जब भी मैं लिखूंगा, ठीक है, 3 वर्ड्स के ऊपर सेम है, लेकिन अगर ये एक ऐसे के अंदर आई डोंट नो 50वां सेंटेंस है और पूरा कॉन्टेक्स्ट मेरे पूरे ऐसे को इनपुट में दे रहा है, तो अब जाहिर है वो एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। तो लिहाजा देयर इज अ चांस कि इट मे प्रोड्यूस अ डिफरेंट कंटिन्यूएशन फॉर दैट एंटायर सीक्वेंस। हाउएवर इन प्रैक्टिस जब हम इसको चलाते हैं तो हमारी आउटपुट्स काफी ज्यादा रिपीटेटिव होती हैं, काफी सारे सेंटेंसेस रिपीट हो रहे होते हैं। दिस इज नॉट वेरी क्रिएटिव, दिस इज नॉट वेरी नाइस, इट्स वेरी केयरफुल, therefore it's good for mathematics and coding, but it's not very creative। अच्छा, अब मैं इस मौके पे चाहूंगा, बिफोर आई गिव यू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी एंड बिफोर यू स्टार्ट लुकिंग इनटू द पॉसिबल स्ट्रेटजीज जो आपने अपनी जिंदगी में पढ़ी हैं इस मौके के ऊपर, आई वांट यू टू कम अप विद वन ऑफ योर ओन, कम अप विद अ क्रिएटिव स्ट्रेटजी यूजिंग दैट सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स आपके पास आया हुआ है, जिसने पूरी विकेबलरी के ऊपर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, जिसमें एक पीक है, कहीं कोई एक वर्ड विन कर रहा है और बाकी सारे वर्ड्स की भी कोई प्रोबेबिलिटीज हैं। सो लेट मी जस्ट मेक दैट। सो दिस इज योर horizontal axis, this is your vocabulary V, these are the words 1 2 3 4 5 6 7 up to the Vth word, और इसके ऊपर आपके पास एक सॉफ्ट मैक्स आया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वर्ड है, ये कोई सेकंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वर्ड है, ये बहुत कम है, और बाकी सारे वर्ड्स की थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटीज हैं, यहाँ कहीं कोई पीक्स हैं, एंड सो ऑन, एंड द सम ऑफ दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1। अभी तक ग्रीडी सिर्फ इसको पिक करेगा। What can you do? Some really simple strategy to make this more creative while remaining fair. Come up with a strategy of your own. And once you have an idea, raise your hand. A really, really simple strategy कि ये हमेशा same output ना दे। अगर मैं इसे the cat sat दूं, खाली यही context हो, तो ये हमेशा on ना कहे, कभी कुछ और भी कह सकता हो। Think and raise hands. It's super simple, but I want you to be the inventors of this. You already know this, by the way, from even from the previous machine learning course. I just want you to contextualize and fit it here कि अच्छा ये भी हो सकता था, हम ये भी कर सकते थे।
और ये भी जानना कि ये काम करने के लिए आपको वही सेम सॉफ्टमैक्स आउटपुट चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, वापस नहीं जाना ट्रांसफॉर्मर में कि उसे बदलना है। वही आउटपुट को पकड़ के सैम्पलिंग बदल देनी है सिर्फ, कि आप क्या कर सकते हैं। थिंक एंड रेज हैंड्स। वांट यू टू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ बीइंग द इन्वेंटर ऑफ दिस स्ट्रेटजी। एक दोबारा शो ऑफ हैंड्स, कितने लोगों के पास कुछ आइडिया है? यस। ओके, सो एग्जैक्ट टेल मी द स्ट्रेटजी, करें क्या? ठीक है, उनमें से रैंडमली चूज कर ले। ओके, आई वुड लाइक टू जस्ट फोकस ऑन द लेटर पार्ट ऑफ योर आंसर राइट नाउ, क्योंकि द फर्स्ट पार्ट opens up a can. The second part is where you said randomly choose. Okay, let's build on that. We can take this distribution, we can just flip a v-sided coin, a v-sided fair coin, and choose a word. How good is that? It's pathetic. Why did you need the transformer then if you had to do this? अगर यही करना था तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा के ये सॉफ्ट मैक्स की क्या जरूरत थी? तो देयरफॉर ये वाली को तो आप साइड पे कर सकते हैं ना सेफली, कि ये इसमें कोई अकलमंदी नहीं है कि आप रैंडमली चूज कर रहे हैं, तो वैसे ही आप कर लेते। तो फिर उससे अगला स्टेप क्या है? उससे बेहतर जो इसको बीच में शामिल करे वो क्या है? ये भी अभी इंप्रूवमेंट है, नहीं नहीं, अभी बेसिक रखें। ये आपकी भी फर्स्ट बात और आपकी बात भी, ये इंप्रूवमेंट ओवर द बेसिक स्ट्रेटजी होगी। बेसिक क्या हो सकती है? Shannon की तरह की visualization, which is a probability sampling. So probability sampling simply means randomly choose from this probability, but the chances of something getting selected is proportional to the probability of that candidate. Essentially the roulette wheel वाला idea. So आपके पास, for example, मैं यहाँ पर एक sequence of buckets create करता हूँ। सबसे बड़ी bucket जो है वो इसको मिल जाती है, इसकी bucket थोड़ी सी छोटी है, इसकी bucket थोड़ी सी और छोटी है, और बाकी सबकी छोटी छोटी buckets हैं। इस वाले की थोड़ी सी बड़ी है, और ये पूरी चीज 0 से 1 के बीच में। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्पैनिंग फ्रॉम आई डोंट नो 0.3 टू 0.4 वट एवर, जिसकी सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज दिस थिंग वाज से 0.1। ठीक है, तो ये सारी बकेट्स बन गई। नाउ आई generate a random number between 0 and 1. The probability of that number falling here is more than it falling here, which is more than it falling here, which is more than it falling here, and so on and so forth. So it's based on the probabilities. This thing can be achieved in a bunch of different ways. This is not the only way of doing this. We can do this in many different ways. हो गया जी? Thank you so much. बहुत शुक्रिया जी। बस ये देख लेते हैं ज्यादा ऊंचा तो नहीं है। एक हेलो 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 हेलो। थोड़ा सा कर दीजिए। 1 2 3 4 5। Okay, great. All right. Can go back to my normal voice. Okay. So when we do it, by the way, अगर मैं अभी भी सीख रहा हूँ तो वो आदत है, मुझे आहिस्ते आहिस्ते कम होना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। सो अब जब आप ये वाली सैम्पलिंग कर रहे हैं, थिंक अबाउट द काइंड ऑफ आउटपुट्स यू आर एक्सपेक्टिंग नाउ। अब द कैट सैट के बाद हमेशा ऑन नहीं आएगा, लेकिन ऑन की अभी भी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, बट उससे अगला वर्ड भी कभी कभी विन कर सकता है, उससे अगला भी कभी कभी विन कर सकता है। यहां तक तो हम बड़ी अच्छी सिचुएशन में। सो दिस हैज गिवन अस अ नाइस वे ऑफ यूजिंग अ ऑलरेडी ट्रेन्ड मॉडल। मॉडल ऑलरेडी ट्रेन था, ट्रांसफॉर्मर को हाथ नहीं लगाया, किसी स्ट्रेटेजी को अंदर जाके चेंज नहीं किया, ढकना खोलना ही नहीं पड़ा, वही सॉफ्ट मैक्स आउटपुट मिली, एंड वी रिप्लेस द मैक्स विद अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपल। ठीक है, so this probability based sampling is actually the heart of many other sampling strategies जो हम इसके बाद देखेंगे। So it's basically the core of it, कि आप probability based sampling कर रहे हैं, आप basically एक एक बिनिंग कर रहे हैं और उस बिन में से इस तरह से चूज कर रहे हैं कि हाईएस्ट बिन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। बट देर आर, एज आई सेड, देर आर अदर स्ट्रेटजीज एज वेल। अगेन हम हर चीज में डीप डाइव नहीं कर सकते, बट आई वुड एनकरेज यू टू रीड अप कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करने के क्या क्या तरीके मौजूद हैं। सो देर इज एन इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड, देर आर अदर मेथड्स एज वेल, सो रीड अप ऑन दैट बाय योरसेल्फ। ओके, जब आप ये करते हैं तो यू एनकाउंटर अ प्रॉब्लम। क्रिएटिव तो ये हो जाता है,
आंसर्स बहुत अच्छे भी हो जाते हैं अक्सर केसेस में, बट यू एनकाउंटर अ प्रॉब्लम। कैन समवन थिंक ऑफ दैट प्रॉब्लम, कि वो कभी कभी आने वाली प्रॉब्लम होगी क्या? शाबाश। Sometimes, with a low probability, sometimes it produces gibberish. बिकॉज आप रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, वो कहीं भी फॉल कर सकता है। यस, उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन बड़ी जगहों पे फॉल करने की है, लेकिन उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी उन जगहों पर फॉल करने की भी है। तो वो ऐसी चीज लिख देगा, अगला अगला ऐसा टोकन प्रिडिक्ट कर देगा जिसकी कोई सेंस नहीं बनती होगी, जो किसी तरह रिलेटेड ही नहीं होगा पिछले वर्ड्स के साथ। यू स्टिल अलाउइंग दोज improbable continuations to take part to be a candidate in this sampling। यहां से अब वो बात आती है जो आप दोनों ने, जिसको पहले पास के अंदर कवर करने की कोशिश की थी, कि इनको बीच में से किसी तरह से खत्म कर दें। सो नाउ आवर गोल वुड बी a restricted probability sampling. Do a probability sampling, but not over the entire vocabulary, but a subset of the vocabulary. And this is again for each prediction. तो वो vocabulary जो चूज होगी वो इस सॉफ्ट मैक्स की बेस पर चूज होगी। अच्छा, ओके। अब जरा सोचें इस चीज को करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हाउ कैन वी रिस्ट्रिक्ट द vocabulary? There could be at least two very distinct methods of restricting this vocabulary. उन्होंने कहा था टॉप टू थ्री चूज करने, आपने कहा था एक प्रोबेबिलिटी की थ्रेशोल्ड चूज करने, उससे नीचे ना जाएं। बट नाउ अगेन, नाउ दैट यू हैव मोर कॉन्टेक्स्ट, come up with a systematic way of coming up with these strategies of restricting the vocabulary. And think, I want more people to raise hand इससे पहले कि मैं पूछूं। जी जनाब, कितने लोगों के जहन में कोई आइडिया है क्या किया जा सकता है इस वक्त? Once you give me the idea, then you can claim in all fairness कि ये आइडिया आपकी इजाद है। Just don't write it like that। या फिर ये लिख दें, मुझसे कसम उठवा लें, क्लास में मैंने खुद सोचा था, मुझसे पहले किसी और ने सोच लिया, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम कि वो पहले पैदा हुआ था। Something like that, but yeah, at least you'll have the personal confidence and joy of inventing this technique. By the way, जिन टेक्निक्स में अब हम जा रहे हैं, ये खाली यहाँ नहीं यूज होती, ये इस वक्त मोस्ट कटिंग एज तरीकों के अंदर यही टेक्निक्स डिफरेंट अंदाज से पॉप अप होती रहती हैं। सो यही टेक्निक्स यूज होती हैं आपकी मॉडल प्रूनिंग के अंदर, यही टेक्निक्स आपकी डेटा सेट प्रूनिंग के अंदर भी दोबारा पॉप अप होती रहती हैं। तो द नेक्स्ट टू टेक्निक्स दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस आर रियली सिंपल एंड इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड। इनका जिक्र आप बार बार देखेंगे जब हम एडवांस मेथड्स के अंदर जा रहे होंगे। जी जनाब, एक बंदे के पास तो जवाब है। डू वी हैव अ सेकंड? उनके पास है, आपने उनका हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया। ही वॉलंटियर्स। सर बताना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, वो बेचारे ने कुछ नहीं किया यार, वो परेशान हो गए। जी। Okay, so he has actually given it the name as well, which is the name, the top K sampling. So essentially what that means is that you define, so basically जितनी भी अगली टेक्निक्स है ना, उसका बेसिक आइडिया ये है, पूरी की पूरी विकेबलरी में से सैंपल ना करें, सिर्फ कुछ में से करें। अब कुछ किन में से करें? जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड्स हैं। अच्छा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले कितने वर्ड्स चूज करें? सबसे पहला आइडिया जहन में आता है, पहले से एक नंबर डिसाइड कर लें। सो इन सारे सॉफ्ट मैक्स प्रोबेबिलिटीज को सॉर्ट करें, सॉर्ट करने के बाद इनमें से टॉप के को चूज कर लें, एक सबसेट निकाल लें टॉप के का। सो इफ आई से के इज इक्वल टू 100, सो अब मैं टॉप 100 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टोकन्स को उठा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सबको मैंने डिस्कार्ड कर दिया इस वर्ड के लिए, इस प्रिडिक्शन के लिए मैं बाकियों को नहीं देख रहा, सिर्फ टॉप 100 को देख रहा हूँ। अब उन टॉप 100 को क्या करूं? उन टॉप 100 को मैं रीनॉर्मलाइज करूंगा बिटवीन 0 एंड 1, और अब मैं उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करूंगा जैसे अभी हमने की है। Once I do that, I have a I have a surer shot कि जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट होगा, ऑल्दो क्रिएटिव होगा, येट बहुत ज्यादा लेस लाइकली नहीं होगा, बहुत ज्यादा अनलाइकली नहीं होगा, वो लाइकली वर्ड होगा। अब अगेन के हाइपर पैरामीटर है जो आपने सेट करना है। इफ के इज इक्वल टू 1, इट बिकम्स ग्रीडी। इफ के इज इक्वल टू वी, इट बिकम्स your simple probability sampling. If k is equal to something between 1 and v, then you are pruning out some vocabulary items. ठीक है, तो इसमें आप परसेंटेजेस के हिसाब से भी कह सकते हैं कि I'm looking at 10% of the whole vocabulary, 5% of the whole vocabulary, 1% of the whole vocabulary in order to predict the next token. जी।
जी जी, वो जा रहे हैं, जा रहे हैं उसकी तरफ। आप में से जिसने पहले अगली चीजें देख ली हैं वो अभी उसका जिक्र करने से इज्तिनाब करें, जा रहे हैं उसकी तरफ, वहीं जा रहे हैं। उसका कोई रीजन तो पैदा हो ना, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रीजंस पैदा कर करके वहां पहुंचेंगे हम। ओके जी। सो टॉप के अंदर जी। हाँ हाँ, वो भी करते हैं। ये पहले से मैं कहीं पढ़ा तो नहीं चुका तुम लोगों को, या कहीं और से पढ़ के आया? एमएल में पढ़ाया था, हाँ हाँ, ठीक ठीक। एमएल फॉर नाउ डजंट काउंट। ओके। ओके। सो ये आपके पास टॉप के है। टॉप के सिंपली मीन्स that you choose the top k highest probability next vocabulary items, next token vocabulary items, और उसके अंदर से अब आपने उनको रीनॉर्मलाइज किया और फिर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर ली, उनमें से आपने एक वर्ड निकाल लिया। अच्छा, अब यहाँ एक मसला है। When you're saying top k, let me draw two distributions for you and let me make it a little bit simple. मैं assume करता हूँ मेरी पूरी vocabulary 5 है, 5 साइज की vocabulary है। Let me draw two distributions. One of the distributions is like this. ओके, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है और एक दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है which is more flatter. Now in this case if I am saying top 3, इस केस में भी मैं टॉप 3 ले रहा हूं, जबकि एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है और बाकी सारे बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। इस केस में मैं भी टॉप 3 ले रहा हूं जहां पे ये तीनों मिलती जुलती प्रोबेबिलिटी वाले हैं। Here top k makes a lot of sense. Here it doesn't. Here this word is a clear good predictor of the next token, और कोई word इतना अच्छा कैंडिडेट है ही नहीं। So this is like when you're predicting Francisco for San. San तक आ चुका है। I went to San Francisco for blah blah. So San के बाद वो फ्रांसिस्को प्रिडिक्ट कर रहा है और उसको फ्रांसिस्को ही सिर्फ वो वर्ड लग रहा है जो यहाँ पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मे बी एंड्रियाज यहाँ पे और समथिंग अदर कुछ और यहाँ पे सैन होजे या वट। जबकि यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है कि जहां बहुत सारे नेक्स्ट वर्ड जो है वो इक्वली प्रोबेबल है या सिमिलरली प्रोबेबल है। ठीक है। टॉप के मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस हियर, डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस हियर। इससे वी कम अप विद अनदर स्ट्रेटेजी जिसका इन्होंने जिक्र किया, वो ये है कि आप पहले से के ना डिफाइन करें कि कितने कैंडिडेट्स लेने हैं, पहले से प्रोबेबिलिटी मैथ्स डिफाइन कर दें। मैंने टॉप 0.3 प्रोबेबिलिटी के टोकन्स के अंदर से रेंडमली चूज करना है। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी मैथ्स पी प्री डिफाइन कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे? अब ये स्ट्रेटजी क्या कह रही है? ये स्ट्रेटजी ये कह रही है, इसको हम न्यूक्लियस सैंपलिंग भी कहते हैं। द बेसिक आइडिया इज आपने उसी तरह से सारी सॉफ्ट मैक्स की प्रोबेबिलिटीज को सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद आपने एक थ्रेशोल्ड पी डिफाइन कर ली, और आप टॉप प्रोबेबिलिटी वालों को उस वक्त तक ऐड करते गए जब तक एटलीस्ट पी बन गया आपके पास। अब कभी वो पी कम टोकन से बन जाएगा जैसा कि यहाँ पे है, और कभी वो पी के लिए बहुत सारे टोकन ऐड करने पड़ेंगे जैसा कि यहाँ पर। तो नाउ ये डिपेंडेंट नहीं, ये चीज फिक्स नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स में से चूज होगा, ये फिक्स है कि कितनी प्रोबेबिलिटी मैथ्स के ऊपर आप फोकस करना चाह रहे हैं। सो दिस न्यूक्लियस सैम्पलिंग, दिस इज अनदर सैम्पलिंग टेक्निक जिसे आप यूज कर सकते हैं, और अब आपके पास जो बचेंगे, जो पी आपके पास आएगा उसके अंदर से आप उसी तरह से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर लेंगे रीनॉर्मलाइज करके जी। इसको यूज करने का फायदा ये होगा कि इस वाले केस में अगर मैं टॉप पी कह रहा था तो हो सकता है खाली वन ही आता और इसमें वो 3 पे चला जाता। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी मैच कहा था लेट्स से 0.1, और ये अकेला ही 0.1 को पूरा कर दिया इसने, तो ये खाली एक ही कैंडिडेट में से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर रहा है। जबकि यहां पर हो सकता है ये तीन मिलके 0.1 बनते, और अगर इससे भी फ्लैट होती तो हो सकता है 10-12 मिलके 0.1 बनते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So you are basically saying कि I'm not interested in the number of candidates, I'm interested in their weights. जो important next words हैं उनके अंदर से चूज करो कि क्या आना चाहिए, बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि नहीं हमेशा के नेक्स्ट वर्ड्स के अंदर से चूज करो जी। वी नेवर सॉर्ट। सो सॉर्ट नहीं करते क्योंकि इतनी बड़ी विकेबलरी है, इसमें से खाली टॉप के चूज करने का जो एल्गोरिदम है ना वो मच, सो इट इज के एन रादर देन कि आप कोई लॉग एन वगैरह पहले करें। सो इट्स के टाइम्स एन चूज करना है आपने उसके अंदर से, सो वो नियरली लीनियर हो जाता है। अच्छा, ये हो गई जी न्यूक्लियर सैंपलिंग। ये और टॉप के सिमिलर हैं इन इन सम रिगार्ड्स, एक ही जैसा ये दोनों की दोनों काम कर रही हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और आती जी। राइट, ये दोनों टेक्निक्स ऑल्दो के हमारे अच्छे स्टेपिंग स्टोन्स हैं ऑफ लर्निंग के हम इन्फ्रेंस कैसे करते हैं, आर रेयरली एवर यूज्ड राइट नाउ। इनको अब हम यूज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम वो यूज कर रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया था, जिसके ऊपर अब हम आने लगे हैं, वो उसके लिए रेडी हैं। तो वो आप ट्वीक कर सकते हैं ज्यादा आसानी के साथ। अच्छा, अब यहाँ तक की जितनी आपने टेक्निक्स देखी हैं, उसमें एक बात नोटिस करें। अब तक आप प्रोबेबिलिटीज को नहीं छेड़ रहे। You did not touch the softmax probabilities. In fact, yeah, not in any weighted manner. आप ये कह रहे हैं कि मेरी पूरी विकेबलरी में से कुछ टोकन्स ऐसे हैं जिनकी कोई वेटेज नहीं है, उनमें से तो मैं चूज ही नहीं कर रहा। या टॉप के को चूज कर रहा हूँ या टॉप पी को चूज कर रहा हूँ, उनमें से मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहा हूँ। अभी तक आप ये कह रहे हैं, बट विद इन दोस टॉप पी और टॉप के यू डोंट टच द प्रोबेबिलिटीज, यू डोंट रीस्केल देम। रीस्केल इन द सेंस के जिसके अंदर से उनमें कोई और चेंजेस आ रहे हैं। इससे अगली टेक्निक जो हम देख रहे हैं, दैट्स द फर्स्ट वन विच विल अलाउ यू टू इवन चेंज द relative probabilities of the next tokens. So अब आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन है इस किस्म की, एंड आई वांट टू टेक दिस, और मैं इस फॉर एग्जांपल चले मैं पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर से मैं लेट से एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करता हूँ, तो इस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, और उसके बाद इसकी है, और उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी, एंड सो ऑन। मैं चाहता हूँ नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आई वांट टू रिड्यूस द डिफरेंसेस, आई वांट टू ब्रिंग देम क्लोजर। सो इन अदर वर्ड्स आई एम सेइंग, कैन आई फ्लैटन दिस आउट, कैन आई कम अप विद अ स्मूथिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब ये जो डोमेन है ये ऑलरेडी बहुत वेल स्टडीड और बहुत फर्टाइल डोमेन है स्मूथिंग की। अगर आप पिछले साल के हमारे जनरेटिव एआई के कोर्स में होते तो एक पूरा महीना खाली स्मूथिंग का था, कि आप किस तरह से एक प्रोबेबिलिटी को पकड़ के, एक डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ के स्मूदन आउट कर सकते हैं, उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट वन ऑफ देम, बट दैट टेक्निक will give you a knob to allow you to either exaggerate the differences amongst them, इससे भी ज्यादा पीकी कर दे इसको। यानी एग्जैजरेट का मतलब ये होगा कि ये और ऊपर चली जाएगी और ये और कम हो जाएगी, ये और कम हो जाएगी, और आपस के डिफरेंसेस एग्जैजरेट हो जाएंगे, या ये फ्लैटन आउट हो जाए। हाउएवर, चाहे वो एग्जैजरेट करे या फ्लैटन करे, ऑर्डर प्रिजर्विंग वो हमेशा होगी। That's a guarantee that we need. We want that flattening out to be order preserving. ये होगा इससे ऊपर, ये होगा इससे ऊपर, ये होगा इससे ऊपर, ऑर्डर खराब नहीं होगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि करीब आ जाए एक दूसरे के फ्लैटनिंग में, तो ये डिफरेंसेस कम हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको बनाना चाहूँ, तो हो सकता है कि ये कुछ इस किस्म की चीज बन जाए, और here, 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 here। सो पीकीनेस खत्म हो गई, एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन ऑर्डर अभी भी प्रिजर्व रहा। इस चीज की जो एक टेक्निक हम देखने लगे हैं, दैट इज टेम्परेचर सैम्पलिंग। इट इज द वन विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये वो चीज है जिस वक्त आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं किसी भी एलएलएम का, तो आपको टेम्परेचर मांग रहा होता है कि मुझे टेम्परेचर बताओ कितना है जनरेशन का। वो टेम्परेचर को हम देखने लगे हैं कि टेम्परेचर किस तरह से आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल। यू डू इट टू द लॉजिक्स, you take the pre softmax logics and you apply temperature to them using this formula. So this is the score of this logic I before doing your softmax, and this is your temperature T. T could be a number between 0 and infinity, and this Z dash I is the temperature scaled Z. अब आपने सिर्फ ये सोचना है कि Z की, मैंने लिख भी दिया, ओके मैंने लिख भी दिया सारा कुछ, पर खैर खुद से भी सोच लें तो अच्छा है कि T की डिफरेंट वैल्यूज का Z पर क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा। So suppose T is close to 0. If T is close to 0, then Z will be multiplied with a big number. So Z बड़ा हो जाएगा, exaggerate होगा. If T is really big, going towards infinity, then Z is getting multiplied with a very small number. So Z का impact कम हो रहा है. So higher temperatures reduce the differences. Lower temperatures enhance the differences. And what's going to happen at T is equal to 1? Same.
no impact at all. So temperature is equal to 1 means plain old softmax. Temperature less than 1 means exaggerate the differences, meaning less creative, more precise. Temperature greater than 1 means reduce the differences, make the distribution more flat, and therefore make it more creative. ठीक है, अब हम इसको देखने के लिए रेडी हैं. आई हैव lots and lots of slides. By the way, जब हम ये कर लेते हैं, तो this is what your softmax looks like. So this is softmax with temperature. इसको एक दफा घूर लें. Let me give you 60 seconds to look at this before I start showing you some distributions. We can combine it with other steps, or we can just use it like this. ये भी कर सकते हैं. Usually it's a pre processing step. Usually हम कभी भी पूरी probability के ऊपर जो है वो probability sampling नहीं करते, पूरी vocabulary पे नहीं करते. Yeah. So it is a pre processing before some sort of a cutoff. Okay, so this, by the way, is from Three Blue One Brown's video, a visual introduction to Transformers. वहां से मैंने ये दो तीन तस्वीरें ली हुई हैं. इनकी कुछ visualizations बहुत मजेदार हैं. So that's why I just took it. By the way, एक interpretation इसकी बड़ी interesting है. Why do we even call it temperature? सो ये टेम्परेचर की टर्म कहाँ से आ रही है? इसे टेम्परेचर की टर्म आपकी एंट्रोपी से आ रही है. एक डिस्ट्रीब्यूशन को हीट करने से आप इंक्रीज करते हैं उसकी एंट्रोपी, अनसर्टिनिटी. जब आप अनसर्टिनिटी इंक्रीज करते हैं तो आपकी आउटकम्स ज्यादा क्रिएटिव हो जाती हैं और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा यूनिफॉर्म हो जाती है. अगर आपको एमएल से याद हो, जब सारी चीजें सिमिलर हैं अपनी प्रोबेबिलिटी में, सारी आउटकम्स, तो एंट्रोपी हाईएस्ट है. एंट्रोपी गिरना शुरू हो जाती है जिस वक्त आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ चीजें ज्यादा प्रोबेबल और कुछ कम प्रोबेबल होती हैं. यानी व्हेन यू कैन प्रिडिक्ट बेटर, देन द एंट्रोपी इज लो. व्हेन यू कांट प्रिडिक्ट बेटर, देयर इज मोर अनसर्टेनिटी, पता नहीं कौन जीतेगा, तो इस वक्त एंट्रोपी बहुत हाई है. ठीक है, वो मैच जिसमें आपकी पूरी टीम 40 के स्कोर पे आउट हो गई है, अगर दूसरी टीम ढंग की है तो इस मैच की एंट्रोपी काफी लो है, पता है किसने जीतना है. लेकिन वो जिसमें आखिरी ओवर है और 5 रन चाहिए और 2 विकेटें हैं और इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो अब एंट्रोपी काफी हाई है, कोई भी जीत सकता है. इस मौके पे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है. ओके, ऑल राइट. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. दीज आर सम स्कोर्स. ये लॉजिक्स हैं आपके, जिनको यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है. अभी इसको सॉफ्ट मैक्स नहीं किया, तो एक दफा इनको गौर से देख लें लॉजिक्स को. ये आखिरी वाला लॉजिक विनर है, उसके बाद ये इसके काफी करीब है, ये उसके बाद तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे. इससे ज्यादा हमें याद नहीं रहेगा. ओके, इफ आई डू सॉफ्ट मैक्स विद टेम्परेचर 1, दिस इज सिंपल सॉफ्ट मैक्स. सिर्फ जो चीज चेंज हुई है वो आपका स्केल चेंज हुआ है. इसने रीस्केल कर दिया हर चीज को 0 और 1 के बीच में. अभी भी ये विनर है, ये सेकंड पर है, सॉरी ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, ये फोर्थ पर है. इसने ऑर्डर प्रिजर्व किया हुआ है. If I do it with temperature 0.1, now it has enhanced the differences. ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, लेकिन आप देखें कि कहाँ इसने इसको पहुंचा दिया. जो जितनी बड़ी चीज थी उसे उसने उतना ज्यादा एनहांस कर दिया, जो जितनी छोटी थी वो उतनी सप्रेस हो गई. दिस इज टेम्परेचर 0.5. So this was absolutely not creative at all. So basically, अच्छा, अगर आपने इनमें से किसी भी चीज को यूज करना था. बाय द वे देखें, एक कितना इंटरेस्टिंग क्विज का क्वेश्चन हो सकता है. वो कहते हैं ना, शेयर अर्ज किया है स्पेशली फॉर माय को इंस्ट्रक्टर. कितना इंटरेस्टिंग क्विज का क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेम्परेचर सैम्पलिंग विद टेम्परेचर 0.1 with for example greedy next token prediction. Almost none. आपने दोनों से एक ही चीज अचीव करने की कोशिश की है. ग्रीडी भी हाईएस्ट टोकन को प्रिडिक्ट करना चाह रहा है और टेम्परेचर लो करके भी आप वही चीज अचीव करना चाह रहे हैं, तो कोई एक ही कर लेते, दोनों की क्या जरूरत थी आपको, राइट? तो इस किस्म की चीज अब आप खुद ये परम्यूटेशन सोच सकते हैं कि कौन सी चीज के साथ सेंस बनाती है. लेकिन फर्ज करें कि अगर आप टॉप के या टॉप पी कर रहे थे, अब इसकी बहुत ज्यादा सेंस बनना शुरू हो जाएगी टेम्परेचर की. इस केस में आपके टॉप पी को शायद यही खाली पूरा कर दे जब टेम्परेचर बहुत लो है. जबकि मैं जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूंगा, अब पीकीनेस खत्म हो रही है, अब टॉप पी को पूरा करने के लिए, बिकॉज अगेन सम जो है वो इक्वल टू 1 है, टॉप पी को पूरा करने के लिए ज्यादा कैंडिडेट्स चाहिए इन ऑर्डर टू गेट टू द सेम प्रोबेबिलिटी मैच. दिस इज टेम्परेचर 2. अब 1 से ऊपर चले गए, यू कैन सी ये कितना फ्लैट आउट हो गया.
अब अगर आपका वो रोलेट व्हील की बात हो रही थी तो अब उसकी सारी बकेट्स एक दूसरे के करीब करीब साइज की हैं. So now it is much less precise but really very creative. और इसी वजह से बहुत सी लाइब्रेरीज आपके ऊपर पाबंदी लगा के आपको एपीआई एक्सेस वगैरह दे रही होती हैं कि टेम्परेचर इस खास नंबर से ऊपर नहीं ले जाना, क्योंकि जब आप उससे ऊपर लेकर जाते हैं टेम्परेचर तो वो रियली जिब्रिश प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. तो इस वजह से अक्सर जो आपको ओपन एआई वगैरह की एपीआई एक्सेस मिल रही होती है उसमें टेम्परेचर के ऊपर लिमिट लगी होती है कि यहीं तक हम आपको अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे. फील फ्री टू प्ले विद योर ओन open source LLMs with higher temperatures and you'll see the reasoning behind that. Sometimes it produces really interesting creative outcomes, लेकिन अक्सर gibberish. This is temperature 5. This is temperature 10. So temperature 10 तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ ही फ्लैट हो गया. And you can again see कि स्केल जो है वो it's summing up to 1. तो अब अगर मैं टॉप पी या टॉप के कर रहा हूं तो what does that even mean? अब सारी चीजें तकरीबन एक जैसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ गई. So it's टेम्परेचर इंफिनिटी की तरफ जब जाता है तो हमारी सैम्पलिंग प्योर रैंडम की तरफ जाना शुरू हो जाती है. यानी अब वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं रहती है, वो रैंडम सैम्पलिंग बनने लगती है. जहां से हमने बात शुरू की थी कि अगर रैंडम सैम्पलिंग ही करनी थी तो ट्रांसफॉर्मर की क्या जरूरत थी, राइट? तो ना इस एंड पर कोई सेंस बन रही है ना उस एंड पर कुछ सेंस बन रही है. एक एंड के ऊपर ग्रीडी है, दूसरे एंड के ऊपर रैंडम है. तो ये एक अच्छी बात है टेम्परेचर सैम्पलिंग की कि इस नॉब के एक एज के ऊपर ग्रीडी है, दूसरे एज के ऊपर प्योर रैंडम है. सो दरमियान में जो जगह है वहां पर यू हैव अ फाइन कंट्रोल कि आप किस किस्म के आउटकम्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं. बट जस्ट लाइक अगर आप में से अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कितने हैं यार, एक तो कम होते हैं तो मजा नहीं आता. ओके, पंखे के जो डिमर्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, सम ऑफ यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड ऐसे रेगुलेटर्स जिनका जो एक्टिव जोन है ना वो इतना सा होता है खाली, बाकी सारे एरिया के अंदर वो बेकार होता है. यानी वो इतना घुमाया तो पंखे की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, इतनी सी जगह है जिसमें फाइनली उसमें थोड़ा सा चेंज होना है. ठीक है, दिस इज लाइक दैट. दिस इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम बाय द वे, जिसको सॉल्व किया जाता है वहां पर भी इंजीनियरिंग मेथड से. यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम ये है कि इसका जो एक्चुअल एक्टिव जोन है ना वो कोई 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में है, जिसमें वाकई कोई अच्छी चेंजेस आ रही हैं आपके आउटकम्स में. 2 से बड़ा होने के बाद और 0.5 से नीचे या 0.3 से नीचे टिपिकली हम कम ही यूज करते हैं मैथमेटिकल पर्पसेस के. फॉर एग्जांपल हम अपनी जो हमारे अपने एप्लीकेशंस हैं वी रिमेन क्लोज टू 0.3 0.4 फॉर मैथमेटिकल कोडिंग थिंग्स एंड क्लोज टू 1 इश फॉर क्रिएटिव स्टफ. तो यूजुअली दिस इज हाउ इंटरनली हम लोग इसको यूज करते हैं. ओके, ये तो हो गया टेम्परेचर सैंपलिंग तक. ये सब कुछ काफी जरूरी था, आपको आना चाहिए. अब एक इसके ऊपर की टेक्निक मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए लेट्स रीओरिएंट आवरसेल्व्स कि हम इस वक्त गुफ्तगू कर क्या रहे हैं. ये वो जगह है गुफ्तगू की जहां पर इस वक्त सारा एक्टिव डिबेट अराउंड इंटेलिजेंट मॉडल्स है. आर दीज नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्टर्स, डू दे हैव इवन अ चांस ऑफ क्रिएटिंग रियल इंटेलेक्ट, रियल क्रिएटिविटी? और वो सारी बहस इस जगह पर आती है. नाउ यू नो द सैम्पलिंग टेक्निक्स, नाउ यू नो हाउ द सॉफ्टमैक्स वाज क्रिएटेड, नाउ यू नो हाउ द सॉफ्टमैक्स इज बीइंग सैम्पल्ड. यहाँ पर बहस आती है कि ये इतनी सादा सी क्रूड सी मशीन इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है. आपने उसको फ्लैटन किया या एग्जेजरेट किया, टॉप के चूज किए, टॉप पी चूज किए, उसके अंदर से रैंडमली प्रोबेबिलिटी के बेस पे एक चीज उठा ली और आप होप कर रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा वाइज कंटिन्यूएशन है इस चीज की, इंटेलिजेंट कंटिन्यूएशन. सो जितना भी एडवांसेस हैं उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उन एडवांसेस का यहाँ पर होता है, क्योंकि हम फिर क्या करें इस सॉफ्टमैक्स के आने के बाद, और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी मे बी एट द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. इस पूरी चीज को, आइडियोलॉजी को बदलना है, जिस तरह सॉफ्टमैक्स आया था उसको ही बदलना है. सो देयर आर टू डिफरेंट वेज हियर. मैं आपको सिर्फ एक टेक्निक बताने लगा हूं जो कि इसके होराइजन इफेक्ट का थोड़ा सा कम करती है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? योर गोल थ्रू, और बाय द वे आई डोंट हैव द स्लाइड फॉर दैट, लेकिन यू नो कि जब आपको नेक्स्ट इसकी वर्जन मिलेगी तो मैं इसकी स्लाइड भी बीच में डाल दूंगा. मैंने अभी उसकी स्लाइड नहीं डाली हुई थी क्योंकि वो एक हाइपर टेक्निक थी, बट आई जस्ट थिंकिंग कि आपको वो एक टेक्निक करवा दी जाए ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि ये चीजें क्या होती हैं. योर ओवरऑल गोल is to produce the highest probability, let's say I less than, okay, j less than I. So your goal is to produce a sequence जिस sequence के अंदर, and for now this is for all, let's say I and j. So
वी वांट कि एक ऐसा सीक्वेंस प्रोड्यूस हो जो किसी भी पॉइंट के ऊपर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस हो ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन दैट लैंग्वेज। अल्टीमेटली आपका गोल ये है, उस जबान के अंदर जो कुछ कहा जा सकता है ये चीज सबसे प्रोबेबल है कि वहां पर कही जाए। समथिंग लाइक दैट यू वांट टू अप्रोच दैट। उस चीज को आप किसी तरह से यहाँ पे कैप्चर करना चाह रहे हैं। व्हेन यू चूज greedily, when you choose just the next best prediction, you run across the horizon effect। ये वो ग्रीडी टेक्निक का हमेशा प्रॉब्लम होता है कि ग्रीडी सैम्पलिंग के अंदर आप नेक्स्ट बेस्ट डिसीजन, लोकल बेस्ट डिसीजन करते हैं। हो सकता था कि इनमें से कम बेहतर वाले को चूज करते तो उससे अगला वर्ड ऐसा मिल जाता कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। रिमेंबर ये बात हमने कई दफा हमने तब भी डिस्कस की थी जिस वक्त हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कर रहे थे। ये उस वक्त भी हमने बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में हमने ये तब डिस्कस की थी जिस वक्त ये प्रॉब्लम आया था कि हम किस पॉइंट पर ट्रेनिंग को रोक दें। तो लेट्स से मेरा टेस्ट एरर नीचे जा रहा है और ट्रेनिंग एरर भी नीचे जा रहा है, दोनों नीचे जा रहे हैं। एक पॉइंट आता है जहां पे मेरा टेस्ट एरर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्या बस रोक दूं? या हो सकता है भी टेस्ट एरर फिर दोबारा नीचे आए, कोई होराइजन के बाद ये फिर नीचे आ जाए। ये वाली चीज से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ लुक लुक अहेड चाहिए होता है। आप चाह रहे होते हैं कि मैं खाली एक कमिटमेंट ना कर लूं एक टोकन के साथ, एक से ज्यादा पॉसिबल सीक्वेंसेस साथ लेकर चलूं। तो यहाँ एक टेक्निक यूज होती है इस काम को करने के लिए जिसे हम बीम सर्च कहते हैं। So I'm just going to talk about this one technique. So अभी तक आप ये कर रहे थे, let me just do that here first. And again ये सब कुछ इन्फ्रेंस टाइम के ऊपर हो रहा है। आपने कहा द, किसी भी तरीके से आपको नेक्स्ट टोकन मिला कैट। आपने कहा द कैट के बाद नेक्स्ट टोकन मिला। अब इसमें आप टॉप के कर रहे हैं, टॉप पी कर रहे हैं, टेम्परेचर कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। सैट, यहां तक कमिट हो चुका है। अब आपने कहा नेक्स्ट वर्ड चाहिए मुझे, ऑन द वॉल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक एक वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी भी टेक्निक से जो हमने अब तक देखी है और इस सीक्वेंस को आगे लेकर चल रहे हैं। बीम सर्च सेज नो, डोंट डू इट लाइक दैट। टेक मल्टीपल कैंडिडेट्स साइमल्टेनियसली विद यू। सो आपने कहा द, दो विनर आ रहे थे, कैट और सेकंड बेस्ट था डॉग। आपने कहा ठीक है, दोनों ही रख लो साथ। द कैट की कंटिन्यूएशन पूछी, आपको मिली सैट, आई डोंट नो, शाउटेड, कैट क्या करती है? और रैन, ओके, रैन। द डॉग सैट, वॉकड। अब आपके पास चार सीक्वेंसेस हो गए। यू फाइंड आउट द नेक्स्ट फॉर ऑल ऑफ देम। सो द कैट सैट ऑन इन, द कैट ran towards from, the dog sat on in, the dog walked on away and so on and so forth। ये तो एक्सपेंड करता जाएगा। अब यहां भी ये मसला है, दो क्यों? सारे भी लेके चल सकते थे। तो एसेंशियली द की वी कंटिन्यूएशंस थी और फिर कैट की भी वी कंटिन्यूएशंस थी और डॉग की भी वी कंटिन्यूएशंस थी। हर पॉइंट के ऊपर हर एक्सपेंडेबल एंटिटी की एरिटी वी है, उसकी बुशिनेस वी है। हम पूरा वी साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि अगर फर्ज करो अगर चल सकते होते तो हम ये पूरा ह्यूज ग्राफ बनाते, ये ट्री बनाते, और जब ये पूरा बन जाता तो बैक ट्रैक करते और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस को ले लेते उसमें से। ये हम कर सकते थे। अच्छा, ये काम अगर हम कभी करना चाह रहे हों और आप में से किसी के जहन में अगर इस तरह की चीज को मजीद पढ़ने का शौक हो, रीड अप ऑन हिडन मार्कov मॉडल्स एंड द विटरबी सर्च एल्गोरिथम। इट्स अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड which guarantees कि आप बेस्ट सीक्वेंस निकाल रहे होंगे। ठीक है, बट
टेक्निक बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, कुछ चीजें डिफरेंट है। अगर वो आप हमारे से ही किसी अंदाज से पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे जो स्पीच के लेक्चर्स ऑनलाइन मौजूद हैं उसमें विटर्बी को मैंने बहुत डिटेल में डील किया हुआ है, वहां पे ये सारा कुछ डिस्कस हुआ हुआ है। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये तो था कि आप सारे वी को लेकर चलते हैं, ना कभी इतनी मेमोरी अभी तक है। अब तो मैं ये भी नहीं कहता ना कभी होगी, लेकिन ना अभी तक है और ना अभी तक हम ये कर पा रहे हैं। जब हो जाएगी तो फिर हम वापस आएंगे और सोचेंगे कि ओ बाय द वे अब हम ये वी को भी मेमोरी में रख सक रहे हैं। So therefore, the next best idea is to simply put a threshold. You just keep the next B candidates with you. And we call that the beam search. So the beam search maintains a beam width of B candidates and it says इसके टॉप बी नेक्स्ट कैंडिडेट्स पकड़ लो। सो द के अगर मैं बीम सर्च 2 रख रहा हूं तो इस किस्म का सीक्वेंस बनेगा। लेकिन अभी ये पूरी बीम सर्च नहीं बनी, अभी ये इसमें कुछ मसला है। बीम सर्च ये कहती है कि इस पॉइंट पर आपने 2 नेक्स्ट यूज किए हैं, अब इस 2 से जब 4 बने हैं तो इन 4 में से आप पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटीज निकालें और फिर टॉप 2 रख लें। सो हर पॉइंट के ऊपर, हर प्रिडिक्शन के बाद आपकी बीम विड्थ रिस्टोर हो रही है अपनी ओरिजिनल विड्थ के ऊपर। सो इफ इट्स 2, इट्स गोइंग बैक टू 2। सो अब आपके पास फॉर एग्जांपल इन दो के बाद हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी फॉर एग्जांपल इसकी और इसकी, तो आपने इनको बीच में से पूर्ण कर दिया और यहां पहुंचने के बाद ये 4 निकले थे, फर्ज करें इनमें से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी इसकी और इसकी, तो ये सीक्वेंस पूर्ण कर दिए। अब इन दोनों की आप कंटिन्यूएशन निकालेंगे और इसको साथ लेकर चलेंगे और इसी तरह से आप पूरे का पूरा सीक्वेंस प्रिडिक्ट करेंगे। जब पूरा सीक्वेंस प्रिडिक्ट हो जाएगा, अब आप उनमें से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस या सेकंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस या थर्ड फोर्थ जितना भी आपने बीम वेट रखी थी उसकी बेस पर अब आप ग्लोबल आउटकम्स दे सकते हैं। अगेन नोटिस, दिस इज नॉट ए गारंटीड ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिकॉज आप वी नहीं लेकर चले, आपने बीम के ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई दी है। तो अभी भी वो मायोपिया मौजूद है, अभी भी वो शॉर्ट साइटेडनेस मौजूद है, अभी भी हो सकता था कि वो जो प्रून कर दिए उनमें से कोई इन दी एंड ज्यादा बेहतर आउटकम ले आता, ये हो सकता था। तो लिहाजा गारंटीड अभी भी नहीं है, बट इट्स बेटर देन जस्ट प्योर ग्रीडी या प्योर सैम्पलिंग बेस्ड ऑन जस्ट कमिटिंग टू वन कैंडिडेट। you're कीपिंग मोर कैंडिडेट्स, मोर टॉप कैंडिडेट्स विद यू। सो दिस इज बीम सर्च। इसका मैं जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह है सारा कुछ वो स्लाइड्स में डाल दूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए ताकि आप खुद पढ़ सकें। And to indicate here and to stress the point, this is not the end of it. ये वो जगह है जहां से अब आप पढ़ना शुरू करते हैं। और अगेन मुझे मालूम नहीं है हमारे पास कितना वक्त बचेगा इस सेमेस्टर में, वी आर ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट टाइम। अगर वक्त बचेगा तो वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल प्लानिंग, वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द अदर डिफरेंट वेज, क्यू स्टार क्या है, प्लानिंग क्या है, उन चीजों की फिर हम कुछ डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। बट एसेंशियली these models do not plan the outcomes, they are just doing it at the spur of the moment। अगला बेस्ट, अगला बेस्ट, अगला बेस्ट। इवन विद बीम सर्च अगला बेस्ट के आपने टॉप एक्स कैंडिडेट उठा लिए, टॉप बी कैंडिडेट्स उठा लिए, इनको पहले से नहीं कुछ प्री थिंकिंग कि जिसके थ्रू कुछ आंसर बेहतर हो सके। रीजनिंग ट्राइज टू गो इन दैट डायरेक्शन, रीजनिंग इस चीज को बेहतर करने की कोशिश करती है। एसेंशियली ये वो लाइन ऑफ थिंकिंग है कि आप कॉन्टेक्स्ट को एनरिच करें। तो फॉर एग्जाम्पल चलें, before I move on to the next topic, let me ask you something. Think of how many of you use paid chat GPT? पेड चैट जीपीटी, डोंट वरी, मैं आपको जज नहीं करूंगा कि आप वो वाला पेड चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं जो कि कुछ स्टूडेंट बेच रहे होते हैं जिसमें आप $5 देते हैं और वो वाला। सो आई एम नॉट गोना जज यू ऑन दैट, बट so for those of you who don't know, you should not know, for those of you who know, you know, but don't do that, उसका plagiarism बड़े आराम से पकड़ा जाता है। So we are on to that. uh, we know the accounts, we know कि क्या indications होती हैं। So जो अगला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इससे भी उस सवाल का आपको बेहतर जवाब मिलेगा। Okay, when you're using chat gpt, I'm not just talking about this one product chat gpt, you ask it a question. Hey chat, tell me a knock knock joke. Okay, this is your prompt. Hey chat, comma, tell me a knock knock joke. If all of you in the class right now give the same prompt to your own chat gpt, what's the, okay, are we expecting the same response? If no, then what are the various considerations in the context window जिसकी बेस के ऊपर अब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना है? वो है क्या क्या, कुछ डिफरेंस कहां से आ रहा है?
2 मिनट के लिए, अगर आपने कभी नहीं सोचा इस चीज के ऊपर, 2 मिनट के लिए एक्चुअली इस चीज के ऊपर सोचें बिफोर यू गिव मी द आंसर. The answer would be very interesting and very fascinating. And assume a 4.0 right now. For this purpose, just assume GPT 4.0, not O1, not O3, not 4.5, just 4.0. Okay, let me make it more fun for you. Suppose this is like a quiz question. Suppose ChatGPT would have been doing greedy sampling, greedy decoding. Just the top one wins. And the whole class, all of you, realistically give the same prompt. Hey chat, tell me a knock-knock joke to your own chat GPTs. Now, how many of you feel that you're going to get the same joke in the response? Okay. This is basically what I wanted to capture. This makes sense without factoring in some additional details. So basically अब असल सवाल यहाँ पर आ गया है, आप में से काफी सारे लोगों ने कहा है कि सेम जवाब आएगा. तो आपके ख्याल में जो पहले अलग अलग जवाब आने की प्रोबेबिलिटी थी, तो वो इसलिए थी क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर रहा था, क्योंकि ये टेम्परेचर सैंपलिंग कर रहा था, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी थी. तो आप सबको अलग अलग जवाब मिलने थे गिवन द सेम प्रॉम्प्ट, हे चैट टेल मी एन ऑफ नॉट जोक. लेकिन आपने क्या इस पर गौर किया कि चैट जीपीटी कॉन्टेक्स्ट विंडो किस चीज को समझ रहा है जब उसने आपको जवाब देना है? व्हाट डू यू थिंक इज इंक्लूडेड इन द कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ चैट जीपीटी? ओके. ओके. ऑलराइट, ग्रेट. इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं. सो इन दैट प्रोडक्ट, इन चैट जीपीटी, यू हैव अ कॉन्वर्सेशन जो एक विंडो के अंदर हो रही होती है. जब आप न्यू चैट करते हैं, उस चैट में जो कुछ करते जा रहे होते हैं, मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि आपने ये जो लिखा है, ये चैट टेल मी नॉक नॉक जोक, ये आपने किसी पहले से चलती हुई विंडो में लिखा है जिसमें पहले आप डिसीजन ट्रीज पढ़ रहे थे, या ये नई विंडो में लिखा है. ठीक है, चले. सो एक तो ये उस विंडो के कॉन्टेक्स्ट को यूज करेगा एज अ कॉन्टेक्स्ट विंडो. वन. टू, कोई तकरीबन 8 से 10 महीने पहले दे enabled द मेमोरी फीचर. The memory feature was that once in every few chats, it decides that this is a thing worth remembering about you. It tells you memory updated. You can actually go into the settings and see कि उसने आपके बारे में एक summary लिखी हुई है. अगर आप कुछ अरसे से चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, it's a good idea to go there often and see what it thinks is worth remembering about you. That's also going to give you some idea about like उसके ख्याल में आप कितने interesting हैं. Okay, so that's the second thing which is in the context window. अगर आप सबके अकाउंट्स डिफरेंट अंदाज से यूज हो रहे होते, जैसे कि किसी भी नॉर्मल यूजर के हो रहे होंगे, तो आस्किंग द सेम क्वेश्चन, हे चैट टेल मी अ नॉक नॉक जोक, हैज अ ह्यूज कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. इट्स अ यूनिक कॉन्टेक्स्ट. तो चाहे वो ग्रीडी ही क्यों ना कर रहा होता, वो आपको डिफरेंट जवाब देता. ओके, दो चीजें हो गई. तीसरी चीज, very recently they also launched this function. In fact, two new functions. One, स्पेसिफिक कमांड्स. स्पेसिफिक कमांड्स वो है जहां पे आप उसको कोई पर्सोना देते हैं. यू वांट इट टू बी चैटी, यू वांट इट टू बी प्रिसाइज, यू वांट इट टू बी ब्ला ब्ला. मैंने गलती से एक दफा उसे चैटी कह दिया था और उसके बाद उसने मुझे साइंटिफिक क्वेश्चंस के जवाब में जो है ना वो शायराना और मजाहिया जवाब देना शुरू कर दिए थे. आई एम आस्किंग इट अबाउट आई डोंट नो टेम्परेचर सैंपलिंग, और वो मुझे कह रहा है टेम्परेचर सैंपलिंग. सीरियसली यार. तो okay, so use it carefully. So that's the other thing which is in the context window. Again, you know attention really well now. This is something that it's attending to. You want the response to be chatty. अच्छा, अब वो weight क्या दे रहा है, क्या चीज कर रहा है, this is what obviously the company is earning from. तो वो ये चीज नहीं आपको बताएंगे. ओपन सोर्स मॉडल्स आपको बता देंगे कि किस चीज का कितना वेट है. अच्छा, ओके. फाइनली, रिसेंटली, अगेन ये बहुत रिसेंट है, मेरे ख्याल में पिछले शायद एक महीने में ही हुआ है, when they announced कि अब वो आपकी सारी चैट्स को कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकता है. So whatever you have been talking to it about, वो सारा कुछ अब आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो में. So with that, your response depends on the prompt, the actual window of the prompt, the memory, every chat that you have had with it, and any special instruction about personality or persona that you have given it. सो जो क्रिएटिविटी आती है एक मॉडल में, वो जरूरी नहीं है कि आप खाली एक ही तरह से सोच रहे हो कि बस यहीं से सारी आनी है. वो क्रिएटिविटी बहुत सी जगहों से आ सकती है. एंड एनरिचिंग द कॉन्टेक्स्ट विंडो एंड एडजस्टिंग
the attention scores is a very fertile फील्ड जहां पर आप काम कर सकते हैं मॉडल को प्रिसाइज या मॉडल को ज्यादा प्लीजिंग करने के लिए। बाय द वे हमने वो प्लीजिंग वाली बातें अभी नहीं शुरू की हैं, वो सब रीइंफोर्समेंट लर्निंग की गुफ्तगू है जो कि हमारी इंशाल्लाह फाइन ट्यूनिंग के बाद आएगी। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट टू कंटेक्चुअलाइज। मैं अगला टॉपिक शुरू करने लगा हूं। आपके चेहरों पे जो इत्मीनान ऑफ एंडिंग नजर आ रहा है वो अभी नहीं हो रहा, रमजान खत्म हो गए, अभी मेरी क्लास के 10 मिनट रहते हैं। बाय द वे यहाँ से आगे की जो स्लाइड्स हैं ये क्लास में नहीं हमने करी, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका। ये जो गो ओवर इट अगेन इन एनिमेशंस है ना, दिस इज जस्ट अ रियली गुड वेबसाइट जहां से मैंने ये कुछ एनिमेशंस लेके यहाँ पे डाली हुई है। दिस जस्ट शोज द होल ट्रांसफॉर्मर जस्ट वन मोर टाइम फॉर सम ऑफ यू द यू स्टिल हैव द क्वेश्चन कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। आई रियली लव दिस वन जिसमें दे शो इट ऑलमोस्ट लाइक अ सर्किट डायग्राम हाउ द ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग। सो यू कैन आइदर गो टू दिस वेबसाइट or you can just look at the slides in PowerPoint slideshow. I would highly recommend that you do that. So ये हर stage of the transformer की है, multi-headed attention and everything, इसमें सब कुछ है। uh, so yeah, but this will not be covered in the class. Class में सब कुछ हो चुका है और उसके बाद आखिर में आपको कुछ ये slides मिलेंगी। These are just notes. You don't need them. ये कुछ specific topics के ऊपर मैंने notes डाले हुए हैं और अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। This ends the basic discussion on the transformer. So we are officially done with the transformer. You're happy? Okay, thank you. So then the next step is beyond transformer. So अब हम शुरू करेंगे गुफ्तगू कि अब हमें ये मशीन तो आ गई ट्रांसफॉर्म। बाय द वे जब मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मर, सॉरी आपका क्वेश्चन बड़ी देर से, सॉरी जी जी। Yeah. Yeah, it's going to produce higher precision responses अगर हमेशा आप highest लेते हैं। So that's basically you're saying कि you're just choosing the max out of all of them. इस max को actually implement ये तो अभी है ना beam के ऊपर। So अगर आप beam के साथ कर रहे हैं तो max लेना और चीज है, अगर Viterbi करते तो Viterbi algorithm actually chooses the best max। वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करता है और वो एक्चुअल बेस्ट सीक्वेंस निकाल रहा होता है उन सब में से। तो वो जो हम वी से करना चाह रहे थे ना, वो उस काम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करता है, लेकिन वो करता है फॉर जनरेटिव मॉडल्स। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स के लिए देयर आर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हम उसको उस तरह से यूज नहीं कर सकते। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि विद अ फिक्स बीम साइज यू आर सेइंग कि इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा है अगर आप एक पकड़ते हैं। बट इफ यू से लाइक टॉप 20 या टॉप 50 सीक्वेंसेस, तो अब आप उतने सीक्वेंसेस साथ लेकर चल रहे हैं एंड यू आर अलाउइंग योर सेल्फ मोर लीवे कि इनमें से हो सकता है कोई लेटर ऑन ग्रोथ शो कर दे। देखो ना, मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि मैं एक नई दुनिया बसा रहा हूं जिसके अंदर मैं 40 मुल्क बना रहा हूं और हर मुल्क को मैं कोई इंडिकेटर दे रहा हूं और हर साल मैंने इतने मुल्क बंद कर देने जो उस इंडिकेटर को पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब एक मुल्क ने पहले साल के आखिर में आपके पास लेट से इंडिकेटर से ऊपर 20 मुल्क थे, 20 मुल्क आपने बंद कर दिए। तो हो सकता है वो जो 20 मुल्क बंद किए हैं उसमें से कोई मुल्क अपने सेकंड ईयर में, उसने पहले साल इतनी मेहनत की थी कि अभी तो इंडिकेटर नहीं मीट हुए, सेकंड ईयर में वो बहुत बेहतर मीट हो जाते। इट्स लाइक दैट, दैट्स द होराइजन इफेक्ट जिसको बीम सर्च ये कहता है कि अच्छा चलो थोड़े से और एक्स्ट्रा लेकर चलो, हो सकता है इनमें से कोई लेटर ऑन प्रोग्रेस शो कर दे। सो ये वाली जो डिस्कशन है ना ऑफ ऑफ डिलेड सक्सेस, ये बार बार आती है इन मल्टीपल फील्ड्स। ये हमारी reinforcement लर्निंग में भी आएगी और जगहों पर भी आएगी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस, जिसके अंदर पहले बहुत सारी एफर्ट वो डाल रहा है और इवेंचुअली वो बेहतर हो रहा है। तो ये डिस्कशन आएगी बाद में जी। नहीं, um, नहीं मेरा ख्याल है डायरेक्टली यानी विदाउट एनी अदर पैरामीटराइजेशन टू दैट सेंटेंस ये शायद नहीं सही होगा। यानी प्रिसिजन के लिए भी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट कैन हेल्प, प्रिसिजन के लिए भी ज्यादा कॉन्टेक्स्ट कैन हेल्प। इट जस्ट मीन्स कि आपने उसको कितना, सो प्रिसिजन इज मोर लाइक यू ट्राइंग टू मेक द मॉडल मोर डिटर्मिनिस्टिक रादर देन स्टोकेस्टिक। तो जब आप उसे ज्यादा स्टोकेस्टिक करते हैं विद मोर लीवे ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब आप उसे क्रिएटिव कर रहे होते हैं। जब आप उसे ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते जाते हैं तो आप उसे ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक कर रहे होते हैं। सो लाइक देयर इज जस्ट दिस वन पॉसिबल नेक्स्ट ऑप्शन और मेक इट 2 और मेक इट 3। सो आप उस तरह से चल रहे होते हैं। सो इसका डायरेक्ट ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट लेंथ के साथ नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट लेंथ, हाँ इससे जरूर हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट लेंथ यूजफुल कितनी थी उसको मैं होप कर रहा हूं कि यहाँ पर अटेंशन केटर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इररेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट कैन मेक इट लेस प्रिसाइज। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने विंडो खोली जिसमें मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, पहले आई डोंट नो
क्वांटम फिजिक्स की, और सडनली मैंने उससे बातचीत शुरू कर दी शायरी की। अब वो इररेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट जो इसमें जा रहा है वो, बल्कि शायरी की जगह छोड़े, फर्ज करें हम पहले डिसीजन ट्रीज की बात कर रहे थे और अब न्यूरल नेटवर्क्स की करना शुरू हो गए। उस कॉन्टेक्स्ट विंडो में डिसीजन ट्रीज न्यूरल नेटवर्क्स को इम्पैक्ट कर रहे होंगे, वो डिस्कशन इसको कर रही होगी, शायद उसको नहीं करना चाहिए, तो आपकी प्रिसीजन खराब हो रही है, तो मे बी दैट कॉन्टेक्स्ट में आपकी सेंस, आपकी बात की सेंस बनती है, इररेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट कैन रिड्यूस प्रिसीजन। या जी, यस, you're absolutely right, वो एंड पे मिलेगा, दिस इज नॉट अ रियल टाइम वन वन टोकन प्रोडक्शन सिस्टम, ये एंड में एक जवाब देगा। बीम सर्च इनके अंदर तो यूज नहीं हो रही, जो हम इस वक्त मॉडल्स यूज कर रहे हैं उसमें बीम सर्च नहीं यूज हो रही। बीम सर्च इज यूज्ड इन प्लेसेस वेयर यू डूइंग ऑफलाइन प्रोसेसिंग, नॉट ऑनलाइन प्रोसेसिंग। जब साथ साथ एक एक वर्ड करके आउटपुट देनी है ना, तो फिर बीम सर्च यूज हो सकती है विद ए रिस्ट्रिक्टेड लेंथ। तो अभी तो हमने बीम की बात की ना, विड्थ, अगर लेंथ रिस्ट्रिक्ट कर दें, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जब मैं सीक्वेंस ऑफ साइज के बना लूंगा तो मैं उसको आउटपुट कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट केस, और वो बैचेस के अंदर देगा, पहले पहला जुमला देगा फिर एक और जुमला देगा, तो जुमला में उस चीज को कह रहा हूँ जितना बड़ा उसका बैच साइज है। So beam size can be parameterized both on the width as well as the length. Okay. So अब हम थोड़ी सी बातचीत, हाँ बाय द वे जो मैं आखिरी बात मुकम्मल कर रहा था वो ये थी कि ट्रांसफॉर्मर की गुफ्तगू खत्म होने का मतलब ये कि प्लेन वनेला की गुफ्तगू खत्म हो गई। हमने अब तक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को नहीं देखा। बाय द वे सिर्फ इंडिकेट कर दूं कि वो आना कहाँ पर है। जहां जहां आपके फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क लगे हुए हैं आपके ट्रांसफॉर्मर के अंदर, स्पेशली जो आखिरी लेयर के फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क आपने लगाए थे बिफोर प्रिडिक्शन, ये वो न्यूरल नेटवर्क थे जिनको अटेंडेड आउटपुट्स मिल रही थी। दिस इज व्हाट यू नीड टू पे अटेंशन टू नाउ, प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। इस मौके के ऊपर आपका पूरा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क एंगेज हो रहा है, जितना मर्जी वो बड़ा है, और ये ह्यूज है आपके ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स। So your mixture of experts says don't train one huge, one wide feed forward neural network, train many of them. And then call each one of them experts, figure out a way कि इस मौके पर इनमें से कौन सा सबसेट ऑफ द नेटवर्क बेहतर है अगली आउटकम प्रोड्यूस करने के लिए, और खाली उसको यूज करो। So you say कि जी एक वक्त में मेरे दो एक्सपर्ट्स यूज हो रहे हैं ऑफ ऑफ माई लेट्स से 100 एक्सपर्ट्स या whatever, ये उस चीज का मतलब है कि मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है मैं उसके आर्किटेक्चर को चेंज करूंगा जिससे ये एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल बन जाएगा। होपफुली हम इस तक पहुंच सकेंगे इसी सेमेस्टर में, हमारे पास टाइम होगा। हमारी असल में ना इस मरतबा मेकअप क्लासेस बहुत ढेर सारी आखिर में जमा हो गई। वो ईद की मेकअप और कौन कौन सी मेकअप मुझे नहीं पता वो सब होंगी कब और किस तरह से, बट या आई थिंक वो हुई भी हैं, तो कुछ चीजें वहां चली जाएंगी, बट विल ट्राई टू बी वेरी डिवर्स बिफोर दैट ताकि हम आपकी असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पे रख सकें। अच्छा जनाब, लेट्स टॉक अबाउट हाउ द रियल स्टफ इज डन। हम अब तक जितनी गुफ्तगू कर रहे थे वो इस पाथवे की कर रहे थे। हम अब तक ये कह रहे थे यू टेक अ ट्रांसफॉर्मर, you take a huge language data set, a big corpus, you make it go through self-supervised training. At the end of it, you have trained all of your query key value matrices, you have trained all of your neural network weights, and you have a trained transformer. This trained transformer can then be used for inference, for speaking out, for saying out things. This whole thing is known as pre-training. जितना कुछ हमने अब तक देखा। अच्छा, why do we call it pre-training? It was training. Why is it pre-training? In traditional machine learning, हम ट्रेनिंग कहा करते थे उस चीज को जहां पे हमारे पास एक स्पेसिफिक यूज केस होता था। हम उस स्पेसिफिक यूज केस को सॉल्व करने के लिए एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते थे। सो यू वांट टू डू सेंटिमेंट एनालिसिस, you want to predict the chances of someone having a heart disease, you want to predict whether this is a cat photograph or a dog photograph, you want to predict कि चेहरे पे इमोशंस कौन कौन से। आप उस चीज का डेटा सेट लेते थे, मॉडल को ट्रेन करते थे, ट्रेन करने के बाद वो मॉडल उन चीजों की प्रिडिक्शन करना शुरू कर देता था। वी यूज टू रन इनटू अ ह्यूज प्रॉब्लम। Remember, in old machine learning, there was a huge problem of bias and variance. What was the problem? आप डेटा सेट बहुत बड़ा ले आए उसी प्रॉब्लम का, जितना उसे बड़ा करते चले जाएंगे, जितनी ज्यादा एग्जांपल उस टाइप की लाते जाएंगे वो उन पे अच्छा होता जाएगा, बाकी उसके अलावा कुछ आ गया उसके ऊपर खराब होता जाएगा। सो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। देयर वाज आल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ अंडरफिटिंग एंड बायस, जहां पे डेटा या तो बैलेंस नहीं है, कुछ क्लासेस कभी देखी ही नहीं, या डेटा मौजूद ही बहुत कम है, ओवरऑल डेटा ही कम है।
और आपको याद होगा कि उस टाइम पर हमने बहुत से तरीके पढ़े थे, एंसाम्बल मेथड्स, बैगिंग, बूस्टिंग, जिससे हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे. दैट वाज द ओल्ड वे ऑफ सॉल्विंग दिस. The new approach towards solving this is, how about you take a model, you train it to do intelligent stuff. What kind of intelligent stuff? Like everything. Just train it. And then once it's trained, it knows something, train it again a little bit more on the specific problem that you want to solve. इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि आपका मॉडल के वेट्स पहले एक जनरल अंदाज में ट्रेन हो रहे हैं, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, बट देन उसके बाद एक स्पेसिफिक थिंग के ऊपर आ रहे हैं. अब वो चीजें जिसका डेटा कम भी है, द मॉडल इटसेल्फ नोज अ लिटिल बिट अबाउट दोस थिंग्स. इट ऑलरेडी नोज अ लिटिल बिट अबाउट दोस थिंग्स. और वो चीजें जहां पर आप बहुत ज्यादा उसे नई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, द मॉडल्स ओन प्रीवियस नॉलेज कैन हेल्प रिड्यूस द ओवरफिटिंग. दैट्स द होप हियर. That's the overall hope of dividing this whole thing into two phases: pre training and then what we call post training. प्री ट्रेनिंग वो है जो कि कंप्लीटली सेल्फ सुपरवाइज है, इसीलिए कोई लेबलिंग नहीं चाहिए होती. लेकिन ये वो फेज है जहां पे माल बहुत लगता है, जो कि अब तक आपको अंदाजा हो चुका है कि जब आप इस सेल्फ सुपरवाइज अंदाज में ट्रेन करने के लिए चलते हैं, एंड यू हैव दीज ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स वर्थ ऑफ ट्रेनिंग डेटा, जिसके ऊपर आपने बार बार गुजारना है, या तो आपने वंस गुजारना है, ऐसी टेक्निक्स भी हैं, वो भी हमने देखना है कि प्री ट्रेनिंग एग्जैक्ट कैसे होगी, या उसको बार बार गुजारना है. दोनों केसेस में आपका काफी माल लग रहा है, एंड अल्टीमेटली यू हैव अ प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल. दैट प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल knows about language in general, but not just language, grammar, real world facts encoded in language. It knows about all of those things. At this point, you're interested in creating, let's say, a medical model, a medical diagnostic model. Yeah, for example, a mathematical model, something that can solve equations, something that can solve mathematical problems. So you take a little bit more data, and this time when we say little bit, we actually mean little bit. So हम यहाँ पे sometimes tens, hundreds या thousands of examples की बात कर रहे हैं, millions or billions की बात नहीं कर रहे. So you take a little bit of your task specific training data, and again मैं आपको कोई यहाँ पे equations नहीं दे रहा और ना इसको quantify कर रहा हूँ. It depends a lot on what you're going to train it on and what's the amount of difference between the pre-training and the post-training जो आप करना चाह रहे हैं. अब आपने pre-training सारी की थी इंग्लिश के ऊपर, post-training में उर्दू में मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लिटिल बिट नहीं है, और ना ही शायद ये चीज बहुत अच्छी चलेगी. लेकिन अगर आपकी प्री ट्रेनिंग थी इंग्लिश की ओवरऑल नॉलेज के ऊपर, पोस्ट ट्रेनिंग में इंग्लिश के मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, तो तब दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग, जो कि बड़े आराम से बहुत कम एग्जाम्पल से शायद आप ट्रेन कर लें. ओके, सो इन दिस पोस्ट ट्रेनिंग you take your pre-trained model and you do something with it. Something like train it a little bit more, or freeze some of it and train some part of it a little bit more, or just remove its head and replace its head with a new head to start doing something new. Things like that. ये अभी हमने डिस्कस करनी है. इस पूरी चीज को हम पोस्ट ट्रेनिंग या इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं. ठीक है, एक चीज पे ट्रेन किया, दूसरी चीज के ऊपर उसको सॉल्व करवाने के लिए लगा दिया, एक रिलेटेड टास्क के ऊपर उसको लगा दिया. इस ट्रांसफर लर्निंग की हमारे पास बहुत सी सब टेक्निक्स हैं, जिनके अंदर एक टेक्निक हमें बहुत पसंद है, जिसको हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं. तो वी गेटिंग देयर. अब हमारे नेक्स्ट दो टास्क ये हैं कि अगली क्लास के अंदर, इस क्लास का टाइम अब खत्म हो गया, अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह विल बी लुकिंग एट प्री ट्रेनिंग. स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट टू प्री ट्रेनिंग्स, जीपीटी एंड बर्ट. तो उससे पहले मैंने जीपीटी और बर्ट बनाना है, ये दोनों है क्या, और उसके बाद उनकी प्री ट्रेनिंग करनी है. जब जीपीटी और बर्ट प्री ट्रेन हो जाएंगे, तो अगली उससे अगली क्लास से इंशाल्लाह we'll start diving into fine tuning. Why do we do it? What are the techniques? And then focus on one specific technique जिसका आपको पेपर मिला हुआ है, low rank adaptation. ठीक है, इसकी हम तफसील में जाएंगे. थैंक यू सो मच.